हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं 3.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। उसमें हमारा क्या था 3.6 एक्सरसाइज में रिड्यूसिबल फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएं। पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो आज हम नया क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th नंबर पार्ट। देखिए अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पर आपको दिख रही है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जो इसके क्वेश्चंस कराए थे रिड्यूसिबल के, उसमें भी मैंने बताया। वापस से हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, यहाँ पर भी 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई। इनको हम क्या करेंगे, p और q मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू p और 1/x माइनस वाई इक्वल टू q। तो ये हमारा नए वेरिएबल में हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको। तो 10/10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि ये जो इक्वेशन है पूरी की पूरी 2 से डिविजिबल है, और ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम चाहें तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व करना अपना एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रही हूँ और इस होल इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, जिससे डायरेक्ट ही कुछ मल्टीप्लाई करने की जगह हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ कि 5 का इधर कर दूं 2 का इधर कर दूं। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ ये 2 से पूरा नंबर कैंसिल हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ 5 से करा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और -2/5। अब यहाँ पर आप देखिए ये आपको दिख रहा है कि ये दोनों q के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ये आपको दिख रहा है कि q के कोफिशिएंट सेम है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड करने से ये कैंसिल हो गया। तो ये 5 + 3 8p हो गया। और यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 2 - 2/5। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 8p है और इक्वल टू ये 5, ये 10 - 2। तो ये हो गया हमारे पास 8p इक्वल टू 8/5। 8 से 8 कैंसिल हो गया, p बराबर आ गया हमारा 1/5। हमारी p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1/5। अब ये जो p की वैल्यू आई ये किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दो। यहाँ पर p की वैल्यू हम उठा के रख दें तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इक्वेशन है 5p प्लस q इक्वल टू 2। p की वैल्यू 1/5 रख दें तो 5 × 1/5 प्लस q इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया 1, तो q इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1, और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा -2 - 1 1। तो p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर p और q को हमने क्या बोला है, 1/x प्लस वाई इक्वल टू p 1/x माइनस वाई इक्वल टू q। तो वापस से लीनियर इक्वेशन x और y में बनेगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन है 1/x प्लस वाई इक्वल टू p यानी 1/5 और 1/x माइनस वाई इक्वल टू q यानी 1। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन वापस से बन गई। तो अब इसको वापस से लीनियर इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको इसके नीचे लिख दें तो डायरेक्ट एलिमिनेशन हो रहा है, इक्वल टू 1। ऐड कर दें दोनों को, ऐड करने से ये देखिए और ये कैंसिल हो गया। तो ये 2x इक्वल टू हो गया 6, सो देयरफॉर x इक्वल टू हो गया
3। x इक्वल टू हो गया हमारा 3। x इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप x की। तो यहाँ पर हम x की देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू रखी 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, सो देयरफॉर y इक्वल टू 2। तो ये हमारे आंसर आ गए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन। रिड्यूसिबल फॉर्म होता है, रिड्यूसिबल फॉर्म में पहले हमें क्या करना रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। जो आंसर हमारा नए वेरिएबल में आएगा उसको वापस से पुराने वेरिएबल में लेके जाना है, और फिर अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट यहाँ पर वापस इक्वेशन बन रही थी तो हमने वापस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक और नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। इसमें भी वही है, रिड्यूसिबल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी है, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसमें हमें इसको बदलना है। तो लेट जो नंबर ये दोनों में एक जैसा होता है, जैसे यहाँ पर 1/3x प्लस y, यहाँ पर 1/3x माइनस y, तो इसको हमें बदलना है, पूरे नंबर को बदलना है। कभी भी ये गलती मत करना कि 3x माइनस वाई इक्वल टू पी ले लिया, हमें x जो है न्यूमरेटर में लगता है, तो इसलिए पूरे नंबर को माना जाता है। तो लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू पी और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू। तो ये हमारे पास आ गया p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4, और दूसरा हो गया 1/2p प्लस 1 माइनस 1/2q इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये 2 और ये 4 हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इक्वल टू 1/4। अब ये दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये दोनों जो इक्वेशन है हमारी ये बन रही है, एलिमिनेशन से डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन को टफ नहीं होते, ये बहुत ईजी बनते हैं। क्यों इजी बनते हैं, क्योंकि लेंथी बहुत होता है। पहले रिड्यूसिबल को स्टैंडर्ड में लेके जाओ, फिर सॉल्व करो नए वेरिएबल के लिए, फिर नए वेरिएबल को वापस से रखो, तो वो एक्चुअली मेथड टेबल आपसे समझता है, इसलिए इसकी जो कैलकुलेशन रहती है वो थोड़ी सी बहुत इजी रहती है। अब आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, डायरेक्ट हमारी पी की वैल्यू हो जाएगी। तो इजी होते हैं क्वेश्चन, बस आपको ये आना चाहिए कि करना कैसे, वो यही आपसे समझता है एग्जाम वाला कि भाई बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, रिड्यूसिबल से हम कैसे स्टैंडर्ड में लेके जाएं और कैसे हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4। तो ये देखिए आप 3/4 1/4 4/4, 2p इक्वल टू, तो 2p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू हो गया हमारा 1/2। अब ये p इक्वल टू 1/2 है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, तो p की जगह हमने क्या रखा, p प्लस क्यू बराबर 3/4 है, इसमें p की वैल्यू रखी 1/2 प्लस q इक्वल टू 3/4, तो q इक्वल टू आ गया हमारा 3/4 माइनस 1/2, तो ये हो गया 4 एलसीएम आया 3 माइनस 2, तो q इक्वल टू आ गया हमारा 1/4। क्लियर है। अब ये p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, अभी हमारी फाइनल x और y की वैल्यू नहीं आई है, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये नया फॉर्म बनेगा। देखिए हमारा नया फॉर्म, तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू p यानी 1/2, ये हो गया हमारा। यहाँ पर हमने वैल्यू रखी 1/3x प्लस वाई इक्वल टू p की जगह रखा 1/2। अब तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। हमने कंपैरिजन मतलब इक्वेट कर दिया उसको। अब ये बन गया हमारा 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/4, तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये वापस से आप देखिए, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो वापस से हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम इक्वेशन को। ऐड करने से हमारा क्या होगा, 3x प्लस 3x 6x हो गया, y से y कट गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, तो ये x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। जब x इक्वल टू 1 आ गया, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1। तो हमारे पास आंसर आ गए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1।
हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या करा, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने से y और y कैंसिल हो गया, 3x प्लस 3x 6x हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 वापस से यहाँ रख दिया तो y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। रिड्यूसिबल से हमने इसको पहले स्टैंडर्ड में लेके गए, नए वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उस नए वेरिएबल को वापस से हमने रखा और हमारी वैल्यू आ गई x और y की। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, हर चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें थोड़ी सी अलग हटके हैं, वही जो हम कर रहे हैं। जिस टाइप के हमने सिंपल क्वेश्चंस करे उसी टाइप का ये भी है। इसको भी पहले इक्वेशन बनानी है जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनेगी, फिर हमें उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। एग्जाम्पल भी दे रखा है एनसीईआरटी में एक, और वो एग्जाम्पल्स भी आते हैं। एग्जाम्पल एक्चुअली सॉल्व है, एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको एग्जाम्पल करना है तो आप करोगे तो बहुत आसान लगेगा। और एग्जाम्पल भी सभी बच्चों को करने चाहिए, वो सब सॉल्यूशन रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर उनको नहीं ले रही हूँ। बाकी हम सब पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर ले रहे हैं। एक्सरसाइज में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। देखिए ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए आप कि हम वाटर की बात कर रहे हैं, रिवर की बात कर रहे हैं, जहाँ फ्लो होता है पानी का, वहां की बात कर रहे हैं। अब जो भी बच्चे हैं अगर कभी उन्होंने ऐसी जगह गए हो जहाँ पर रिवर है, जहाँ पर उन्होंने खुद फ्लो किया हो, या फिर आजकल बोटिंग करते हैं बच्चे, तो बोटिंग में भी फ्लो होता है एक डायरेक्शन में, तो वहां की हम बात कर रहे हैं कि अगर पानी जो है, अगर मैं पानी की बात करूं तो ये वाटर है, ये वाटर फ्लो हो रहा है और ये हमारी बोट है। अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारी बोट है, ये हमारी बोट है, ये हमारी बोट है, तो ये यहाँ पर ये पानी फ्लो हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन सपोज ये भाई, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं। साइकिल तो सभी बच्चे चलाते हैं, रेगुलरली साइकिल चलाते हैं बच्चे। साइकिल चलाते हैं तो जब हवा की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हमें बहुत कम पेडल मारने पड़ते हैं, बहुत कम पेडल मारने पड़ते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमें जाना है तो हमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। जैसे मैं ढाल की बात करूँ, अगर ढलान पर, स्लोप पर हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो बिना पेडल के ही हमारी साइकिल नीचे आ जाती है। लेकिन नीचे से अगर ऊपर जाना है, ढलान पर हमें चढ़ना है, तो हमें बहुत ताकत से पेडल मारने पड़ते हैं, तब जाके हम ऊपर पहुंचते हैं ढलान के। तो यही चीज यहाँ पर है कि अगर हमारा फ्लो जिस डायरेक्शन में है और उस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है, नॉर्मली हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड, जैसे फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन हमें बोट को लेके जाना है ऊपर की डायरेक्शन में, तो हमारी स्पीड हमें ज्यादा ताकत लगेगी, हमारी स्पीड उसी ताकत में हमारी स्पीड कम लगेगी, तो हमें यानी एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी, हमें बोट को ज्यादा तेजी से करना पड़ेगा तब हम ऊपर की तरफ जा पाएंगे। तो वही मतलब है कि अगर हम डायरेक्शन, दो चीजें वो बोलता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में फ्लो है रिवर का, जिस डायरेक्शन में फ्लो है हवा का। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, करंट यानी या तो फ्लो की बात कर रहा है वाटर की, लेकिन अगर हम सिंपल बात करें तो जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उस डायरेक्शन में हम तेजी से जाएंगे। और अगर उल्टी दिशा में हमें जाना है तो हमें टाइम लगेगा, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। क्लियर है? तो यहाँ पर भी वो बोल रहा है कि अगर ये वाटर है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देखिए फिक्स होता है फ्लो, ऊपर से नदियां आती हैं, गंगा से नदियां आ रही हैं, हर उसका मतलब रिवर का फ्लो फिक्स होता है कि कहाँ कौन सी अरब सागर में जाएगी और कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। तो ये फ्लो फिक्स होता है कि किस डायरेक्शन में नदियां बह रही हैं। हम मन से नदियों का फ्लो नहीं कर सकते, एक फ्लो का डायरेक्शन ही होता है। तो अगर इस फ्लो का डायरेक्शन ये है तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। बस ये समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर फ्लो हमारा इस डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और अगर फ्लो के अपोजिट हमें जाना है, फ्लो के अपोजिट जाना है तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बिना ये चीज समझे आपको नहीं आएगा। अब दो चीजें हैं, एक बोट है और एक रिवर है। तो देखिए रिवर बहती है यानी उसकी भी कुछ स्पीड होती है, रिवर बह रही है, रुका हुआ पानी थोड़ा है, बर्तन का पानी थोड़ा है कि शांति से वहीं पर है। रिवर में पानी हमेशा फ्लो होता रहता है,
तो उस फ्लो की कुछ तो स्पीड होगी। तो इस फ्लो की जो है, इसकी जो स्पीड है स्ट्रीम यानी जिसको हम बोलते हैं करंट की स्पीड, यानी इसमें बोला है वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट स्टिल वाटर, यानी वाटर की जो स्पीड है, वाटर की सपोज स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छे समझ लीजिए। और जो बोट हम चला रहे हैं, जो हम बोट चला रहे हैं, जो भी व्यक्ति है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ऋतु नीचे की तरफ जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो ऋतु भी तो कुछ स्पीड होगी। अगर वो बोट से जा रही है या वो रिवर को ऐसे ही पार कर रही है, जो भी चीज है, यानी अगर हम बोट की बात करें तो भाई ऋतु की भी तो कोई स्पीड होगी। तो इसकी जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। हम ऋतु की स्पीड बोले हैं, बोट में बैठेगी तो भी ऋतु की स्पीड ही कहलाएगी। बोट जिस स्पीड से जा रही है, ऋतु भी उस स्पीड से जा रही है, तो ऋतु की स्पीड बोले या बोट की स्पीड बोले वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड, हवा की स्पीड फिक्स है, यानी स्ट्रीम की स्पीड जो है फिक्स है। अब हमारी स्पीड में फर्क पड़ने वाला है ना, इस स्पीड वाटर की स्पीड से, जो वाटर बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड से हमारी स्पीड में फर्क पड़ने वाला है। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड क्या होती है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, यानी ऋतु की जो स्पीड है, बोट की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएगी। और अगर हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्पीड, ऋतु की स्पीड कम होगी, स्ट्रीम की स्पीड तो वही है। स्ट्रीम की स्पीड में, वाटर फ्लो की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस फ्लो से बह रहा है उसी फ्लो से वाटर बहने वाला है। लेकिन हमारी स्पीड में तो फर्क पड़ेगा। अगर हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप स्ट्रीम जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड कितनी कम हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड से कम होगी, तो x माइनस वाई होता है। अगर आप स्ट्रीम जाते हैं तो जो स्पीड होती है वो x माइनस वाई हो जाती है, और डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड हमारी x प्लस वाई हो जाती है। दोनों केस अच्छे समझ लीजिए। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है, अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है। मैंने आपको फ्लो से बता दिया, मैंने एयर से बता दिया कि जो हवा चल रही है, हम साइकिल चला रहे हैं, वही सेम चीज है, बस कहने का अंतर है। यहाँ वो वाटर की बात कर रहा है, वहां मैंने साइकिल की बात कर ली, चीज वही है। वहां पे भी हमारी स्पीड कम और ज्यादा होती है हवा की स्पीड के हिसाब से, यहाँ पर पानी की स्पीड के हिसाब से हमारी स्पीड कम और ज्यादा होती है। अगर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर है। अब हम बनाते हैं इक्वेशन। अब इसके बाद हमारी बनेगी इक्वेशन, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ऋतु डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो 20 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे लगते हैं उसको। अगर वो 20 किलोमीटर जाती है तो यहाँ एक तो ये फॉर्मूला रखता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बहुत अच्छे समझ लीजिए। टाइम इक्वल टू, अगर टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर देखिए, वो अगर 20 किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस हो गई, 20 किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। कैसे जाती है, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो गई, x प्लस वाई हो गई। उसको टाइम कितना लगता है, 2 घंटे लगते हैं। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इक्वेशन डाली, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन की मैंने इक्वेशन बना दी आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखिए डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड की जगह क्या रखेंगे, x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना चाहिए, कितना जा रही है वो, 20 किलोमीटर, तो 20 यहाँ पर रख दिया। कितना समय लगता है उसको, 2 आवर लगता है, टाइम की जगह टाइम लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस, अब हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन मैंने बना दी, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बना लिया हमने, क्योंकि ये बहुत आसान था और बहुत आसानी से इसकी इक्वेशन बन गई। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि टाइम क्या लेना है, स्पीड क्या लेना है और डिस्टेंस। अब दूसरा, अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर, अप स्ट्रीम जाती है, तो देखिए टाइम कितना लगता है, यहाँ पर वापस से वैल्यू रखेंगे, टाइम कितना लगता है उसको, टाइम लगता है 2 आवर। फिर कितने किलोमीटर जा रही है, 4 किलोमीटर। फिर कहाँ जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई। तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आया। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब तो आपको दिख ही रहा है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐड करके सॉल्व कर देती हूँ। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10,
तो ये देखिए हमारी, इन दोनों को ऐड कर दो, y से y कट गया, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, और x इक्वल टू 6 का मतलब है x यानी स्पीड ऑफ ऋतु। स्पीड ऑफ ऋतु कितनी है? स्पीड ऑफ ऋतु कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। x की वैल्यू यहाँ कहीं पर भी रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, देखिए उसने बोला है फाइंड हर स्पीड, यानी ऋतु की स्पीड निकालना है, ऑफ फ्लोइंग इन वाटर, स्टिल वाटर, एंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी कि वाटर फ्लो वाली स्पीड निकालना है, यानी स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट कितनी आएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। ये 6 को यहाँ रख दीजिए, आप 6 को यहाँ रखा तो यहाँ 6 माइनस जाएगा 10 में से, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 4, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर की स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट आ गया हमारा 4 किलोमीटर पर आवर, और ऋतु की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये अच्छे से दिमाग में बिठाना, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो बहुत बार डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम एक साथ बोलता है कि डाउन स्ट्रीम इतना जाता है, अप स्ट्रीम इतना जाता है, टोटल इतना टाइम लगता है, तो दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। यहाँ वो इंडिविजुअल बोल रहा था कि डाउन स्ट्रीम जाता है बस, उसकी इक्वेशन आ दी, अप स्ट्रीम जाता है बस। लेकिन जब जो आपका एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है उसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को मिला के वो इक्वेशन आता है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, और फिर जैसे हमने रिड्यूसिबल फॉर्म से क्वेश्चन करा है, वो रिड्यूसिबल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ट्राई करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये हमने 8th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन करे हुए हैं, वर्क एंड टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क 8th क्लास में एक चैप्टर है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2 women and 5 men can together finish the embroidery work in 4 days। 2 वुमेन और 5 लोग मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि 3 वुमेन और 6 आदमी कैन फिनिश इट इन 3 days। अगर 3 वुमेन है और 6 मैन है तो ये 3 दिन में करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय मैन कैन 1 मैन अलोन, मतलब एक आदमी अकेला कितने दिन में करेगा और 1 वुमेन अकेला कितने दिन में करेगी, वो हमें निकालना है। तो जो हमें निकालना है वही मैंने मान लिया यहाँ पर कि लेट द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय 1 वुमेन अलोन। एक अकेली वुमेन जो है काम करती है तो उसको x डेज लगते हैं, और 1 मैन अगर अकेला करता है उसी काम को तो उसको y डेज लगते हैं। किसी काम को कोई काम दिया गया है, एम्ब्रॉयडरी का काम दिया है, कोई भी वर्क दिया हुआ है, अगर वो अकेले वुमेन अकेली करती है तो x डे लेती है, अगर मैन अकेला करता है तो y डेज लेता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 वुमेन और 5 मैन का हमें निकालना है जो मिलके 4 दिन में करते हैं। तो ये वाले जो भी क्वेश्चन हम करते हैं तो ऐसा डायरेक्ट 2 वुमेन और 5 मैन वाले उससे नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमें एफिशिएंसी नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं, 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। एक दिन का काम निकालते हैं, हमें एफिशिएंसी पता चल जाती है। एक दिन में किसने कितना करा, एक दिन में इसने इतना करा, उससे हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, जिससे हम उसके बारे में बात समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट नहीं किया जाता। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, 1 डे वर्क निकाल के किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 डे वर्क फॉर वुमेन कितना हो जाएगा, 1/x। अगर कोई लेडी एक दिन में काम कंप्लीट करती है तो 1 दिन में कितना करेगी, वो 1/x इतना ही होगा। अगर हम एक दिन में 10 पेज लिखते हैं, अगर हम 12 घंटे में 10 पेज लिखते हैं तो 1 घंटे में 1/12 पार्ट हुआ काम। तो ये वही चीज है कि 1 डे वर्क फॉर वुमेन कितना हो गया, 1/x, और 1 डे वर्क फॉर मैन कितना हो गया, हमारा 1/4। अब ये हमारा एक दिन का काम, पूरा काम एक दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x। 1 डे वर्क फॉर वुमेन और 1 डे वर्क फॉर मैन। अब देखिए एक आदमी 2 वुमेन काम करती है तो 2 वुमेन काम करती है तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना होगा, एक वुमेन का
1 डे वर्क फॉर 1 वुमेन, 1 वुमेन की हम बात कर रहे हैं, सिंगल वुमेन की बात कर रहे हैं। 1 डे वर्क फॉर 1 वुमेन, 1 डे वर्क फॉर 1 मैन की बात कर रहे हैं। तो ये 1/x है। अगर मैं 2 वुमेन की बात करूं तो 2 वुमेन 1 डे वर्क, तो 2 वुमेन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 2/x। भाई 1/x है एक का, तो 2 का कितना होगा 2/x। ऐसे ही यहाँ पर 5 मैन का कितना होगा 5 मैन 1 डे वर्क कितना होगा 5/y। अब ये जो दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 4 डेज में करते हैं। दोनों जो है वो मिलके कितने दिन में करते हैं 4 दिन में करते हैं। तो 2 वुमेन और 5 मैन टुगेदर जब वर्क करते हैं, टुगेदर वर्क, टुगेदर देखो दोनों मिलके, टुगेदर दोनों मिलके, तो टुगेदर वर्क, टुगेदर वर्क, टुगेदर 1 डे वर्क, टुगेदर 1 डे वर्क, टुगेदर 1 डे वर्क फॉर 2 वुमेन एंड 5 मैन, एंड 5 मैन कितना हो जाएगा बट 2। अब देखिए अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, टुगेदर की बात कर रहा है, जब टुगेदर की बात कर रहा है साथ में लेके आना है, तो टुगेदर की बात कर रहा है तो इक्वेशन बनेगी 2/x प्लस 5/y। दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं, दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं, दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं। तो एक दिन का दोनों मिलके एक दिन का काम कितना होगा 1/4। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया। पहले हमने उनका टोटल बता दिया कि एक वोमेन जो है 1 दिन लगाती है और एक मैन जो है 5 दिन लगाता है, तो उनका 1 दिन का वर्क निकाल लिया। फिर 2 वोमेन करती है तो 2/x हो गया, 5 मैन करते हैं तो 5/y हो गया। जब दोनों को मिला देते हैं तो वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो उनका टुगेदर 1 डे वर्क फॉर 2 वुमेन और 5 मैन कितना हो जाएगा 1/4। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट में डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब वो बोल रहा है 3 वुमेन, तो 3 वुमेन यानी 3/x प्लस 6 मैन यानी 6/y। दोनों को मिला दें, दोनों मिला के कितने दिन में करते हैं 3 डेज में, तो 1 डे वर्क दोनों का कितना हो गया 1/3। दोनों मिलके साथ में एक दिन का काम कितना होगा 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। अब देखिए ये बन गया हमारा वो क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट दिया हुआ है। इससे हमें क्या करना है रिड्यूसिबल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। रिड्यूस करके किस में लेके जाना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे लेट 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या बनेगी हमारी इक्वेशन 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4 और 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर देखिए मैंने p रख दिया तो 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4, 3p प्लस 6q बराबर 1/3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 3p 6q 1/3, 2p 5q 1/4। अब वही एलिमिनेशन से हमको सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर मैं डायरेक्ट इसको चाहूँ तो 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो p प्लस 3 2 जा 6q इज इक्वल टू 3 से करें तो ये कितना हो गया 1/9। पूरी होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया 3 से डिवाइड करा तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1/3 को 3 से करा 3 3 जा 9। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को ओनली फॉर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम बन जाएगी। दोनों इक्वेशन कैसी बन जाएगी सेम। तो हम इसको इरेज करके इसको सॉल्व करते हैं। आई थी ये हमारी बन गई थी, हमने 3 से डिवाइड कर दिया था तो p प्लस 2q इक्वल टू 1/9। अब ये देखिए इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हमने क्या करा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2p प्लस 4q इक्वल टू 2/9 और पहली इक्वेशन है हमारे पास 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहे हैं, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। एलिमिनेशन लगा रहे हैं हम तो इसको माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो गया। ये बचेगा मेरा -q और ये हो जाएगा मेरा 2/9 माइनस 1/4। तो ये हो गया 9 × 4 हमारा एलसीएम आएगा, 4 2 जा 8 और ये -9।
तो आंसर मेरा आ गया माइनस क्यू इक्वल टू -1/36। तो क्यू की वैल्यू आ गई 1/36। क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 1/36। अब यहाँ पर देखिए क्यू की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू की वैल्यू से पी की वैल्यू रखी हमने, तो पी प्लस 2 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/9। तो P इक्वल टू आ गया हमारा 1/9 माइनस 1/18। तो ये एलसीएम आया 18, ये हो गया 2 माइनस 1, तो P इक्वल टू हो गया 1/18। P इक्वल टू आ गया हमारा 1/18 और Q इक्वल टू हमारा आया था 1/36। तो हमारा था 1/x इक्वल टू P और 1/y इक्वल टू Q। तो आंसर आ जाएगा 1/x इक्वल टू 1/18 और 1/y इक्वल टू 1/36। तो हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 36। यानी कि वोमेन जो है, x हमने वोमेन को माना, y हमने मैन को माना। तो अगर सिंगल अकेली औरत काम करती है तो एम्ब्रॉयडरी कितने दिन में करेगी? वोमेन वर्क अलोन in 18 days और मैन वर्क अलोन in 36 days। ये हमारे आंसर आ गए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 डे वर्क निकाल के ही करा जाता है। हम टाइम और वर्क 8th क्लास में पढ़ के आते हैं, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। इफिशियंसी निकालने के लिए कोई का काम अगर बोले कि 2 दिन में इतना करता है, कोई 5 दिन में इतना, कुछ समझ में नहीं आता कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा किसकी कम, दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए 1 डे वर्क निकाल लेते हैं और 1 डे वर्क से क्वेश्चन हमें बताना आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से हमने अप्लाई किया। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू आवर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। जो रूही है वो ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर, लेकिन वो कैसे ट्रेवल करती है? कुछ वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ वो बस से ट्रेवल करती है। ऐसा होता है बहुत बार हम कहीं जाते हैं डेस्टिनेशन के लिए, तो कहीं ट्रेन से जाते हैं और उसके बाद ट्रेन का साधन नहीं होता तो हम बस से जाते हैं। तो वही चीज है कि 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है उसको, लेकिन कुछ पार्ट वो बस से जाती है और कुछ पार्ट वो ट्रेन से जाती है। अब कैसा करती है वो? सी टेक्स 4 आवर, 4 घंटे लगते हैं अगर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से जाती है, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो बचा हुआ कितना है? बचा हुआ जो 240 है वो काहे से गई? बस से गई। तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है? 4 आवर लगते हैं। अब वो अलग से बोलती है कि इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो बचे हुए कितने? 300 में से 100 कम करें तो कितने बचे? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर काहे से जाती है? अगर वो बस से जाती है। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। लॉन्गर 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट लॉन्गर का मतलब 10 मिनट ज्यादा, यानी पहले अगर उसको 4 घंटे लग रहे थे तो अब उसको 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। ये बात अच्छे समझनी है कि पहले अगर उसको 4 घंटे लग रहे थे तो अब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। उसने बोला है सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। कैसे इक्वेशन बनेगी? देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान लिया x किलोमीटर, स्पीड ऑफ बस मान लिया हमने y किलोमीटर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला मैं कितनी बार यूज कर चुकी हूँ, बहुत बार ये काम आता है। जब भी टाइम डिस्टेंस स्पीड की बात करता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ टाइम के फॉर्म में इक्वेशन बना रहे हैं। तो आप देखिए 300 किलोमीटर में वो कितना? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कहाँ से जा रही है? ट्रेन से जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो मेरी इक्वेशन बनेगी डिस्टेंस कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। कहाँ से जा रही है? ट्रेन से। ट्रेन से जा रही है तो स्पीड कितनी हो गई? x। स्पीड कितनी हो गई? x। 60 किलोमीटर किससे जा रही है? ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड कितनी? x, तो 60 अपॉन x हो गया टाइम। अब
बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट बस से जाती है, तो 60 किलोमीटर पहले चल चुकी है वो ट्रेन से, तो बचे कितने 300 में से हमने कितना कम करा 60 कम करा, तो कितना बचा हमारा 240 किलोमीटर। काहे से जा रही है वो, बस से जा रही है। बस की स्पीड कितनी है y, उसको कितना टाइम लगता है दोनों से ट्रेवल करने पर, उसको कितना टाइम लगता है 4 आवर लगते हैं, 4 आवर, तो कितना हो गया 4। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों को मिला के उसको 4 घंटे लगते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये 1/x प्लस 60 से डिवाइड करा तो 4y, 4/y इक्वल टू 60 से डिवाइड करा तो 1/50। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। मैंने 60 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, 60 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये 60 कट गया, ये 4 बार गया, और ये 60 से डिवाइड करा तो 4 से काटा तो ये 15 आ गया। क्लियर है। अब दूसरी इक्वेशन, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस हो गई 100 और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई x, तो x हो गया, प्लस फिर बाकी बची हुई अगर 300 में से 100 कम करेंगे तो कितना आएगा 200, तो 200/y। अब टाइम कितना लगता है 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले मेरे पास 4 घंटे थे, अब 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, यानी 10/60 आवर में बदल दिया हमने। 10 मिनट को काय में बदलना है, आवर में बदलना है, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये कट गया, ये 25/6, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको हम क्या से काट सकते हैं, 25 से काट दो इसको, तो ये हो गया 4/x, ये 8 हो गया, 8/y इक्वल टू 1/6। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन। मैंने इस होल इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर दिया, 25 से डिवाइड करा तो ये 4 आया, और ये 8 आया, और ये 25 कट गया तो ये 1/6। अब वापस ये इक्वेशन का फॉर्म कैसा बन गया, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा हुआ है 3.6 एक्सरसाइज का, वो अब हम क्या करेंगे 1/x बराबर p और 1/y बराबर क्या लेंगे q, और वापस से रिड्यूसिबल की तरह फिर से हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं ये इक्वेशन को रिड्यूसिबल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लेती हूँ, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करके इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि ये 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो लेट 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई p प्लस 4q इक्वल टू 1/15, और ये आ गया 4p प्लस 8q इक्वल टू 1/6। अब ये देखिए 4 से अगर डिवाइड करो तो इक्वेशन बन गई p प्लस 2q इक्वल टू 1/24। तो ये इक्वेशन हो गई मेरे पास p प्लस 4q इक्वल टू 1/15, और ये p प्लस 2q इक्वल टू 1/24। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पर देखिए p और p क्या है, सेम है, इसका मतलब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये p से p कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 2q, और ये हो गया हमारे पास 1/15 माइनस 1/24। तो ये हमने एलसीएम निकाला इसका, तो ये देखिए 5 3 जा 15, और ये हो गया हमारे पास 6 × 4, और ये हो गया 3 × 2 × 4। तो ये देखिए 3 कॉमन है, एक बार लेना है हमको, और यहाँ पर देखिए ये 3 है जो एक बार लेना है, और उसके बाद ये 5 है, और उसके बाद ये 4 2 जा 8 है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पर 8 3 जा 24, यहाँ पर आएगा 5। तो ये हो गया हमारा 3/3 × 5 × 8। ये बहुत आसान तरीका होता है एलसीएम निकालने का। क्या करते हैं, कॉमन नंबर को एक बार लेते हैं, बाकी बचे हुए को लिख देते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो 2q इक्वल टू हो गया, ये 8 5 जा 40, तो q इक्वल टू हो गया 1/80। q इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/80, q की वैल्यू आ गई 1/80, 2 नीचे चला गया। अब q की जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए p प्लस 4 × q 1/80 इज इक्वल टू 1/15। तो p प्लस ये देखिए 4 2 जा 20 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 1/15 माइनस 1/20, तो ये आ गया, ये 60 एलसीएम आएगा, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 1/60। p की वैल्यू आ गई 1/60, और हमने जो माना था
हमने क्या माना था कि 1/x बराबर p, 1/y बराबर q। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा p इक्वल टू 60 है, तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ट्रेन की हो गई। और y यानी y इक्वल टू आ गया, ये कितना था 1/80 यानी 80 किलोमीटर पर आवर। 1/x बराबर 1/60, 1/y बराबर 1/80, तो y बराबर 80, x बराबर 60। और स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बस। तो ये आज हमने कर ली 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इसकी आएगी हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज, जो नए लेक्चर में मैं आपको लेके जाऊंगी ऑप्शनल एक्सरसाइज पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम करेंगे और मेरे साथ साथ आप करते रहेंगे तो आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज भी इजी लगेगी, क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।